नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे छायावाद की परिभाषा की। छायावाद का जो रूप निकल कर सामने आता है, जिसको आसानी से आप लोग समझ पाएंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए कक्षा के साथ में। यह है भाग प्रथम। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य में एक समस्या बन के भी उभरा है, साथ में एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभरा है और आज भी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है इस बिंदु को समझना। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे छायावाद की। छायावाद जैसे नाम है, किसी प्रवर्तक के नाम पर नहीं है। जैसे द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, भारतेंदु युग भी उसी प्रकार से व्यक्ति के नाम पर है। आगे चल के प्रगतिवाद की बात करते हैं तो प्रगतिवाद आपके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ इस ढंग से आगे बढ़कर आता है। आगे प्रयोगवाद की बात करें तो काव्य में प्रयोग की बात आती है। लेकिन जो छाया है, छाया यानी शेडो, परछाई, तो इसको हम ढंग से समझ नहीं पाते हैं, विद्यार्थी इसको ढंग से ले नहीं पाता। तो आज की इस कक्षा में हम छायावाद को ढंग से समझेंगे। पढ़ते हम छायावाद का अर्थ और परिभाषा। वैसे हम टेक्स्ट को आधार मानकर पढ़ रहे हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूटे ना, और समय समय पर मैं आपको इसकी व्याख्या करते जाऊंगा। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप लोग नोटबुक पास में लेकर बैठें, ताकि जो महत्वपूर्ण कोई बिंदु आ जाए या फिर मैं कुछ बोलता हूँ महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसको आप लिख लें ताकि वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं छायावाद का अर्थ और परिभाषा के साथ में। छायावाद का विकास द्विवेदी कविता के उपरांत हुआ। देखिए, द्विवेदी जो कविता थी वो 1900 से लेकर 1918 तक थी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बनते हैं और वहाँ से द्विवेदी युग चलता है। जो संपादक तो वैसे वो 1920 तक रहते हैं, लेकिन 1918 में झरना का प्रकाशन हो गया था। जयशंकर प्रसाद ने झरना का प्रकाशन हो गया था, तो उससे ही छायावाद का आरंभ माना जाता है। तो और इसकी सीमा जो मानी जाती है 1936 तक मानी जाती है। 1935 में प्रगतिवाद आ गया था, तो 1918 से लेकर 1936 तक इसको माना जाता है। तो लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसको 1936 में ही समाप्त नहीं मानते। डॉक्टर नगेंद्र इसको 1938 तक ले जाते हैं। 1938 तक इसका जो सीमा है वो मानते हैं। तो इसके मत में ये दो बातें प्रमुख हैं। 1918 से प्रारंभ के पीछे बात है कि प्रमुख रचना झरना का प्रकाशन हुआ था। ये जो झरना है उसका प्रकाशन हुआ था, और जिसके लेखक कवि थे जयशंकर प्रसाद। वहीं पर बात करें, नगेंद्र इसको 1918 से 1938 तक मानते हैं। 1920 ईस्वी से आरंभ मानते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका के अंदर 1920 में कुछ लेखों की श्रृंखला लिखी थी छायावाद पर। तो उन्होंने नामकरण भी उन्होंने किया था मुकुटधर पांडे ने। तो मुकुटधर पांडे इसको 1920 से मानते हैं। इनके मुकुटधर पांडे के आधार पर इसको 1920 से माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 20 तक रहे थे, तो कई लोग उसको 1920 से ही मानते कि भाई अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर अगर आप रख रहे हो, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो 1920 तक संपादक रहे थे, तो क्यों ना इसको छायावाद को 1920 से माना जाए। और वैसे 1920 ठीक माना जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले छायावाद का नामकरण, छायावाद की जो बात है वो मुकुटधर पांडे ने 1920 के अपने श्री शारदा में जो लेख थे उसमें की थी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अलग अलग मत है। तो लेकिन मूल रूप से जो आज की स्थिति में जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें 1918 से लेकर ही माना जाता है, 1918 से 1936 तक। सुशील कुमार ने भी हिंदी में छायावाद शीर्षक से निबंध प्रकाशित किया था। 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के रूप में ग्रहण किया था। जैसे छाया पड़ती हो तो अस्पष्ट होती है, तो उसी ढंग से ये एक ऐसा काव्य है जो अस्पष्ट काव्य, इस ढंग की बात कही थी। मुकुटधर पांडे ने कहा था कि मेरी समझ में नई शैली में भाव नहीं, भावों की छाया पाई जाती है। यानी भाव नहीं है, भावों की छाया है, जिसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सकता था, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती थी। इस छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया था, ये कहते हैं मुकुटधर पांडे। तो ये देखिए परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा और सबसे लोकप्रिय परिभाषा है वो है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल, स्थूल यानी जो आंखों से दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, उसके प्रति सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है भाव, भावों का विद्रोह है। भावों की अब तक उपेक्षा की जाती थी और स्थूल की ही विशेष रूप से चर्चा होती थी। स्थूल की पर चर्चा होती थी द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता थी कि यानी जैसी घटना थी वैसे लिखा देना, और उसमें भावों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं। तो छायावाद आया उस द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के रूप में, और स्थूल के प्रति, स्थूल आप प्रतीक मान सकते हैं द्विवेदी युग की रचनाओं को, और उसके प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। जो चार कवि थे,
प्रसाद, पंतर निराला और महादेवी वर्मा, उसका सूक्ष्म का विद्रोह माना जा सकता है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जब और जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। आगे दूसरी जो परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी काफ़ी एक सटीक परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं वो, थोड़ी दार्शनिक परिभाषा ये कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। देखिए, ऐसी परिभाषाओं से ही विद्यार्थी का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि विद्यार्थी अभी बीए में प्रवेश किया उसने और उसको आत्मा परमात्मा की जानकारी नहीं है। उसके लिए तो ये केवल एक शब्द है, और जब आत्मा और परमात्मा की बात आ रही है तब वो हिंदी साहित्य से उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये आत्मा परमात्मा हिंदी साहित्य में कहाँ से आ गया। तो देखिए, आत्मा का मतलब कवि या फिर जो सहृदय की है उसका मन है, और परमात्मा का मतलब जो विश्व स्थिति है। तो जब व्यक्ति का मन विश्व स्थिति के प्रति व्यापक हो जाए, लोक मंगल की भावना से भर जाए और पूरे विश्व को वो अपना आप में मानने लगे। परमात्मा का मतलब कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं पर बैठा हुआ है, परमात्मा यानी जो संपूर्ण रूप से फैली हुई सृष्टि है वो परमात्मा मानिए उसको, और आत्मा व्यक्ति स्वयं को मान सकता है। जब आत्मा पूरी सृष्टि में एकाकार हो जाए तब वहाँ पर छायावाद आती है, और ऐसा ही हुआ है। फिर बाद में प्रकृति पर आधारित रचनाएं हुई है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। देखिए, जयशंकर प्रसाद की परिभाषा काफ़ी प्रामाणिक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद स्वयं एक छायावादी लेखक है और छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। तो वो कहते हैं कि वेदना के आधार पर, यानी कवियों की जो वेदना रही है और उस वेदना से, चाहे वो एकाकीपन की वेदना रही हो, चाहे वो शोषण की वेदना रही हो, चाहे वो पीड़ा की वेदना रही हो, जो भी है, तो वो जो स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। देखिए, वेदना सभी छायावादी कवियों के जीवन में रही है। जयशंकर प्रसाद के जीवन में उन्होंने 3 विवाह किए थे, उनकी पत्नियां नहीं बच सकी, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, भाइयों की भी मृत्यु हो गई, उनके काका की मृत्यु हुई, तो काफ़ी उन्होंने दुख देखा था जीवन में, तो यही वेदना अभिव्यक्त हुई है। निराला को हम जानते हैं, निराला की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, सरोज की मृत्यु हो गई, बेटी और पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने समाज से भी कई प्रकार के काफ़ी समाज से भी ताने झेलने पड़े। तो उसके आधार पर हम ठीक कह सकते हैं कि भाई वेदना के आधार पर ही इन्होंने अपनी अनुभूति व्यक्त की है। जय महादेवी वर्मा ने एक साध्वी की तरह जीवन जिया था, और सुमित्रा नंदन पंत पूरी तरह से कुंवारे रहकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, और उन पर भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते थे। तो वेदना निश्चित तौर से इसमें कही जा सकती है। महादेवी वर्मा क्या कहती है इसमें कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है। ये अच्छी परिभाषा है। प्रकृति का काफ़ी वर्णन होता है छायावाद में। रामचंद्र शुक्ल बड़े पेने ढंग से अपनी व्याख्या करते हैं कि क्या कहते हैं, छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, वो फ्रांसीसी फैंटसवाद को भी कहते हैं इसमें, कि रहस्यवाद है, कोई जानकारी नहीं कि कहाँ से ये बात आई है। और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। गंगा प्रसाद पांडे कहते हैं भावलोक की प्रगति के 3 चरण हैं, वस्तुवाद, छायावाद और रहस्यवाद। और उनके शब्दों में छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद की बीच की कड़ी है। वस्तुवाद यानी जो हमारी आंखों से दिखता है, जो भौतिक संसार है, और रहस्यवाद यानी परमात्मा ऐसी कोई अज्ञात शक्ति है। तो इन दोनों के बीच को अभिव्यक्त करने वाली जो काव्य पद्धति है उसको हम छायावाद कहते हैं। चलिए, गणपति चंद्र गुप्त सभी परिभाषाओं को एकाकार करते हुए कहते हैं कि इसको स्वच्छंदतावाद कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं, कि अपनी मन की गति से उड़ते रहना। स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर, बाह्य समाज से तो कट जाता है, तो अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को, बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को, समझ रहे हैं आप, सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को, परंपरा की अपेक्षा नूतनता को, और संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। यानी बाह्य संसार और बाह्य परिस्थितियों को महत्व देने के बजाय वो अपने मन की जो भावना है उसको अधिक महत्व देने लगता है। कवि हो जाता है जिसको हम कहते हैं, या फिर प्रेमी हो जाता है, इस पर को हम कह सकते हैं। जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। तो सारांश की अगर बात करें तो जब किसी भाव की छाया अन्यत्र जाके पड़ती है तो उसे छायावादी कहते हैं। ये देखिए, एक उदाहरण दिया गया है, कहो कौन तुम दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या अली नल सा निष्ठुर कोई। तो ये देखिए, नल और दमयंती का जो पौराणिक प्रसंग है वो लिया गया, प्रकृति लिया गया, इस तरु की बात कही गई, और इस नारी के रूप में जैसे बात की जा रही थी, प्रकृति की बात की जा रही है, उसमें नारी का इसमें रूप दे दिया गया। देखिए, पेड़ के नीचे छाया पड़ रही है,
ठीक है, छाया पड़ रही है और पड़ी रहती है सामान्य रूप से। हम तो देखते हैं कि उस छाया का उपयोग कर ले कि अपनी बाइक खड़ी कर ले, स्कूटी खड़ी कर ले, या फिर अन्य कोई कार्य कर ले। हमारे लिए छाया का रूप इतना ही, लेकिन कवि देखिए कितना भावुक हो जाता है। क्या कहते हैं उस छाया को, छाया से बात करता है, और कहो कौन दमयंती सी इस तरु के नीचे सोई। देखो तुम इस तरु के नीचे, इस पेड़ के नीचे हमेशा रहती हो, तो क्या कारण है कि तुम इस पेड़ के नीचे रहते हो। हम कहेंगे भाई छाया है तो पड़ती है प्रकाश के से, लेकिन कवि का यह है, और कवि उसको कहता है कि क्या तुम्हें भी कोई त्याग गया है। तो इस प्रकार की बात वो कही जाती है। ये है नारी स्वतंत्रता का एक अर्थ निकल कर आता है। ये देखिए छायावाद के अलग अलग जो अर्थ है वो है। मुकुटधर पांडे इसको रहस्यवाद के रूप में लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको अन्योक्ति शैली, अन्योक्ति पद्धति कहते हैं, और बहुत ही प्रखर आलोचना करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल इसे शैली, वैचित्र्य, मधुचर्या, चित्र भाषा शैली कहते हैं। और इसे फैंटस माटा यानी छायाभास भी शब्द भी कहते हैं, चित्र भाषा शैली कहते हैं। और टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगला कविता से प्रभाव से आया हुआ मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान माने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की हम बात करते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहते हैं इसे। सुशील कुमार इसे अस्पष्टतावाद कहते हैं। जयशंकर प्रसाद इसमें कांति पाते हैं, मोती की समान कांति पाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत इसे सौंदर्य की छाया कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे स्वच्छंदतावाद कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का एक इतिहास ग्रंथ है, काफ़ी मशहूर इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास महत्वपूर्ण है। जैसे प्रथम इतिहास को तो वो एक तरह से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मानते हैं, और उसके बाद में वो अपना दूसरा इतिहास लिखते हैं, और काफ़ी रोचक और काफ़ी काम का ये ग्रंथ है। तो मेरी आपको राय है कि आपको ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मूल रूप से अगर हम आधार की बात करें तो इतिहास ग्रंथों की अगर हम बात करें, अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास ढंग से पढ़ना है तो मेरी राय है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ें, और डॉक्टर बच्चन सिंह तीसरे नंबर पर रखूँगा मैं। गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास पढ़ें, जो वैज्ञानिक इतिहास है, उसमें काफ़ी तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है, और पुस्तकों की चर्चा और कभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति कहते हैं। गंगा प्रसाद पांडे वस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी कहते हैं, जो हम देख चुके हैं। तो छायावाद की विशेषताएं, आगे बढ़ते हैं। छायावाद की विशेषताएं विस्तृत रूप से आगे हम देखेंगे। छायावाद और रहस्यवाद एक है, तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, शैली विशेष है, दार्शनिक है, भावात्मक दृष्टिकोण है, प्रेम का चित्रण है, गीति काव्य की प्रमुखता होती है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये हम देख चुके हैं। चलिए ये जो विशेषता है इनको हम खुली रख कर देखेंगे, आगे बढ़कर देखेंगे। अब ये देखिए आगे कुछ विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने अपने ग्रंथ में छायावाद के 4 आधार स्तंभ बताए हैं, 4 प्रमुख कवि जिनको नाम दे दिए हैं। क्या क्या दिए? जयशंकर प्रसाद, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है, इसको इसलिए भी कह सकते हैं छायावाद की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा हो गए। सुमित्रा नंदन पंत इसको विष्णु कहते हैं, इसको बड़े ही मधुर ढंग से पालन पोषण करते हैं इस भावना को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसको महेश यानी रुद्र कहते हैं, विनाश करते हैं। इसमें छायावाद की बात करते करते वो प्रकृति के साथ में बादल राग गाते हैं, और बादल राग में वो कभी कभी प्रकृतिवाद भी ला देते हैं। और महादेवी वर्मा इसको शक्ति कहा गया दुर्गा के रूप में। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की वृहत्रयी, देखिए 3 वृहत्रयी और लघुत्रयी की बात कही है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। 3 बड़े कवि कहे गए हैं और 3 छोटे कवि कहे गए हैं, और इसमें जयशंकर प्रसाद को मानवीय भूमि की प्रधानता के लिए एक बड़े कवि में शामिल किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने कल्पना की प्रधानता के आधार पर भी बड़े में शामिल किया, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बुद्धि तत्व की प्रधानता के आधार पर। ये जो 3 बड़े कवि तो मान लिए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन और पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और फिर छोटे छोटे आचार्य नंदुलारे 1931 में अलग अलग निबंध लिखकर छायावाद की वृहत्रयी की घोषणा कर दी थी। और छायावाद के लघुत्रयी में इन्होंने गिना है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। देखिए मैं पूरी तरह से असहमत हूँ इस वृहत्रयी और लघुत्रयी से। जहाँ पर 4 स्तंभों की बात हो रही तब तक तो ठीक था, लेकिन महादेवी वर्मा को लघुत्रयी में रखना मैं पूरी तरह से असहमत होता हूँ, क्योंकि छायावाद को जितने अच्छे ढंग से जिया है, अभिव्यक्त किया है, व्याख्यायित किया है, तो महादेवी वर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। प्रतीकों की बात करें, प्रकृति की बात करें, वेदना की बात करें, रहस्यवाद की बात करें, तो महादेवी वर्मा को तो वृहत्रयी में रखना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो इसलिए इसको वृहत्रयी लघुत्रयी में रखना मुझे कुछ पसंद नहीं आया है। कई लोग माखनलाल चतुर्वेदी को भी शामिल करते हैं। अब ये देखिए दर्शन की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद का जो दर्शन है वो पृथ्वीज्ञ दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद है, जो हम कामायनी जो 1935 में प्रकाशित हुई थी उसमें देखते हैं। कामायनी छायावाद का एकमात्र
महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, जो छायावाद के बाद में अरविंदों के आश्रम में गए थे और वहीं से अरविंद दर्शन यानी मानवतावाद से भी प्रभावित है। सूर्यकांत त्रिपाठी अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। अगर हम बात करें कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा पुरानी बात पर ले जाते हैं, थोड़ा पुराना कहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त को भी छायावाद का जनक कहते थे कि छायावाद की कुछ अंश मैथिली शरण गुप्त में भी देखने को मिलता है। और मुकुटधर पांडे जिन्होंने श्री शारदा में जो लेख लिखे थे और छायावाद का पहली बार नाम रखा था, तो मुकुटधर पांडे को इसका प्रवर्तक मान लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त पूरी तरह से एक नई बात लेकर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा अपने अपने लेखों में, अपनी अपनी पुस्तकों में माखनलाल चतुर्वेदी को इसका प्रवर्तक मानते हैं। बड़ी विचित्र बात है, माखनलाल चतुर्वेदी जो हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी लिखते हैं, हिम तरंगिनी पर पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला था, तो इसको माखनलाल चतुर्वेदी को इसका मानते, जबकि छायावाद के अद्वितीय विद्यार्थियों को तो माखनलाल चतुर्वेदी और छायावाद में कोई संबंध भी जानकारी नहीं होगी। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को इसका श्रेय देते हैं और इला चंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त जयशंकर प्रसाद को देते हैं। और वास्तविक रूप से सर्वाधिक सर्वमान्य और वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। देखिए, गणपति चंद्र गुप्त की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें इस प्रकार से तथ्यात्मक विश्लेषण भी किया गया और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी गई है। तो मेरे अनुसार भी जयशंकर प्रसाद ही इसके वास्तविक रूप से प्रवर्तक है। अब ये देखिए, जो कुछ खास बातें आती है छायावाद की, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। छायावाद कल्पना प्रधान काव्य कहलाता है। छायावादी काव्य में अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है, बिल्कुल अनुभूति, आत्मानुभूति की गहराई मिलती ही है। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सत्य बात है, जिस प्रकार से भक्तिकाल हिंदी साहित्य का, तो उसी प्रकार से आधुनिक काव्य का जो स्वर्ण काल है वो छायावादी युग है निश्चित तौर से। मानवतावाद यानी संपूर्ण मानवों को अपना भ्राता भगिनी समझते हुए, अपना समझते हुए, ये जो इसकी सबसे अच्छी बात है मानवतावाद। और ये देखिए, छायावाद का घोर समर्थक है प्रेमचंद ने जो जागरण पत्र था, वो छायावाद का घोर समर्थक है। छायावादी कवियों को पलायन कवि भी कहा जाता है। तो जीवन से एक तरह से विमुख होते हुए आगे बढ़ना पलायनवादी कवि भी कहते हैं, क्योंकि यथार्थ जीवन में जो कठिनाइयाँ है, संघर्ष है, उससे वो मुंह मोड़ लेते हैं और कल्पना लोक में विचरण करते नजर आते हैं। रामचंद्र शुक्ल आलोचना करते हैं छायावाद की और कहते हैं अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण, जो कुछ ठीक बात नहीं है। नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में भारत पत्रिका में लेख प्रकाशित किए थे। और देखिए, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना को माना जाता है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 को चरम परिणति स्वीकार करते हैं। रोमांटिसिज्म का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। और रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद को वर्ड्सवर्थ या कोलरिज के काव्य संग्रह लिरिकल बैलेड्स के प्रकाशन 1798 से माना जाता है। तो निश्चित तौर से जयशंकर प्रसाद ही इसके प्रवर्तक है। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हुआ। जूही की कली, कई विद्वान कहते हैं कि निराला की जो कविता है जूही की कली, वो प्रथम है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जूही की कली तो 1920 में प्रकाशित हुई थी। तो निराला खुद ही कहते हैं, इसमें निराला में थोड़ा सा आत्मगौरव की भी बात आती है। इसमें निराला खुद कहते हैं कि मेरी जूही की कली सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। और कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। प्रगति लेखक संघ की स्थापना 1936 में थी। 1936 इसकी मानना ठीक है। चलिए, परिभाषा हमने देख ली है। ये आचार्य शुक्ल की परिभाषा, जयशंकर प्रसाद की परिभाषा, जिन्होंने अलग अलग ढंग से बात की है। नगेंद्र छायावाद सूतूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। और ये सारी चर्चाएं हम यहाँ पर कर चुके हैं। और ये प्रमुख रूप से इसकी देखते हैं। छायावादी में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है, प्रेम सौंदर्य प्रकृति का काव्य है, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है, जो द्विवेदी युग में देखी गई थी उसके बिल्कुल विपरीत। और एक अगर हम बात करें कि सर्वमान्य परिभाषा, तो देखिए ये है प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमय रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में होती है उसे छायावाद कहा जाता है। अब ये देखिए, छायावादी काव्य की विशेषताएं देखेंगे विस्तृत रूप से।